अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका फाइनल सेक्शन या आखिरी पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन को लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं और इसकी टोटल लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5 फीट होती है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सबसे पहले एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम कहते हैं। सीकम के बाद कॉलन का पोर्शन स्टार्ट होता है और कॉलन इसमें सारा ज़्यादा लंबा पोर्शन होता है जिसे डिवाइड करते हैं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्माइड कॉलन, फिर उसके बाद रेक्टम और लास्ट पोर्शन जो है ये एनस है। इसमें जो डायामीटर होता है, जैसा कि आपको पता है कि इसका डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्जर होता है। सीकम जो है ये सबसे वाइडेस्ट पोर्शन होता है, तकरीबन 9 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है और जो ट्रांसवर्स कॉलन है इसका डायामीटर जो है ये 6 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होता है। डिसेंडिंग कॉलन और सिग्माइड कॉलन जो है इसका डायामीटर 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। ग्रेजुअली ये डायामीटर कम होता है और जो एनल कैनाल होती है इसकी जो लेंथ होती है ये 1.5 सेंटीमीटर होती है तकरीबन। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि सीकम जो प्रोक्सिमल पोर्शन है इसमें एंटर होनी होती है तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे इलियोसीकल स्फिंक्टर कहते हैं। इसके ज़रिए से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है ये सीकम में एंटर होता है। जो सीकम होता है ये एक पाउच लाइक या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका ज़्यादा फंक्शन जो है ये हर्बीवोर्स में होता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये रैबिट में, रैट में ये इसका फंक्शन होता है। ह्यूमन में जो है ये वर्ली डेवलप्ड होता है और इसमें आप देखें तो इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको वर्मी फोम अपेंडिक्स भी कहते हैं। वर्मी फोम का वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉर्म लाइक ही, तो इसके ये शेप की वजह से इसको वर्मी फोम भी कहा जाता है। और ये जो अपेंडिक्स होती है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें रहते हैं। जैसे अगर कोई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई ओवर यूज़ कर ले एंटीबायोटिक का तो जो यहाँ बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोटेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से ये जो अपेंडिक्स है इसका भी फंक्शन है और कई बुक्स में लिखा होता है कि ये जो अपेंडिक्स है इसमें लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं। इसका मतलब इसका कुछ लिंक जो है कई साइंटिस्ट इम्यूनिटी के साथ भी रिलेट करते हैं। कई दफ़ा इस तरह से होता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यानी कि जो अपेंडिक्स है इसमें कोई फूड आकर एंट्रैप हो जाती है और उसके बाद यहीं पर ही वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, स्वेल हो जाती है, तो जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं और इसको फिर सर्जिकली यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये बाकी जो इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इनके हम फंक्शन को अब नेक्स्ट जो है स्टडी करते हैं कि बाकी इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो एब्सॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब सीकम में एंटर होती है तो यहाँ पर जो मटेरियल एंटर होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है और कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स भी होते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल भी होता है। वाटर और सॉल्ट जो होते हैं ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और बाकी जो मटेरियल फिर रह जाता है उसे फीकल मटेरियल कहते हैं जो कि कॉलन में आता है। तो यानी फीसिस फॉर्मेशन जो होती है वो कॉलन में होती है। और एक और चीज़ भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर वाटर और सॉल्ट की जो एब्सॉर्प्शन है वो ना हो तो फिर क्या हो सकता है। तो अगर वाटर और सॉल्ट की एब्सॉर्प्शन ना हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी ड्रग की वजह से हो सकता है जिससे हम कहते हैं लूज मोशन है। और इसी की ही दूसरी जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मली इसमें वाटर और सॉल्ट जो है ये
एब्सॉर्ब हो जाता है, तो ये फीसिस को या जिसको हम कहते हैं स्टूल्स, उसको एक ख़ास कंसिस्टेंसी या सॉलिडनेस देता है। तो इसलिए ये एब्सॉर्प्शन जो है ये भी ज़रूरी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। उसके बाद है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, ये विटामिन के और विटामिन बायोटीन जो है इसको सिंथेसाइज करते हैं, तो ये भी जो है हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर म्यूकोसा होती है उससे बाइकार्बोनेट सिक्रीट होते हैं और ये एसिडिटी को कम करते हैं। और ये एसिडिटी जो है किस वजह से होती है, जब फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं या बाकी डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स जो हैं जो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी एसिडिटी को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। अब ये जो फीसिस अब बन गए हैं, अब एक्सपेल ये किस तरह से होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो है पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट जो है ये इरेगुलर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रेगुलर मूवमेंट होती है। तो अब इसमें जब एक दफ़ा फीसिस की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर एक रिफ्लेक्स होता है जिसको क्या कहते हैं, डिफिकेशन रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्स है इसको जो है अगर हम एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ये फोर्स करेगा फीसिस को कि वो रेक्टम में चले जाए। तो रेक्टम जब फीसिस से फिल हो जाता है तो फिर ये रिफ्लेक्स जो है वो ट्रिगर होते हैं, यानी और ज़्यादा ये चलते हैं। और जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होती है ये कॉलन के बाद जो फीसिस होते हैं उनको स्टमक में पुश करती है। तो इस तरह से फिर जब ये इसमें आ जाता है तो जो एनस है इसके इर्द गिर्द जो है ये 2 स्फिंक्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो जो एनल के नाल जो पहले मैंने बताया था कि 1.5 इंच तकरीबन इसकी लेंथ होती है, इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है ये स्मूथ मसल्स हैं, जो एक्सटर्नल होता है ये स्केलेटल मसल्स हैं। तो ये वाला स्फिंक्टर ओपन होता है तो फीसिस जो है ये एक्सपेल आउट होते हैं। ये जो डिफिकेशन रिफ्लेक्स होता है, जो एडल्ट होते हैं वो इसको इनहिबिट भी कर सकते हैं, यानी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये कुछ मिनट के लिए चलता है और उसके बाद क्विकली जो ये रिफ्लेक्स है ये ख़त्म भी हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो लेकिन उनको अगर ट्रेन किया जाए तो फिर वो इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं या एज के साथ साथ भी ये कंट्रोल आ जाता है। तो इनस जो है इसके इर्द गिर्द 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल जो है ये स्मूथ मसल्स और आउटर जो है ये स्केलेटल मसल्स। और जो यहाँ पर ये भी बताया गया जो इन्फेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसली इसको सीख लेते हैं कि किस तरीके से इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्शन भी है, इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जो एडल्ट हैं वो तो इसको कंट्रोल करते हैं और जो इन्फेंट है या छोटे बच्चे हैं वो इसको आहिस्ता आहिस्ता सीख भी लेते हैं इसको कंट्रोल करना। यहाँ पर ये इंटरनल लाइनिंग का एक सेक्शन है जिसमें गोबलेट सेल्स दिखाए गए हैं। ये गोबलेट सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं और ये गोबलेट सेल्स जो है ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो है लेबलिंग की हुई है वो है क्रिप्ट्स की। जितनी भी इंटरनल लाइनिंग होती है, जैसे कि विलाई में भी जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली शेड होते रहते हैं, तो इंटरनल लाइनिंग जब शेड होती रहती है तो ये जो क्रिप्ट्स हैं ये किस्म के स्टेम सेल्स होते हैं, ये दोबारा से डिवाइड करके तो ये इंटरनल लाइनिंग जो है इसको हील करते रहते हैं। जैसे हम बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जितना भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसकी 4 लेयर्स होती हैं, तो सेम वही लेयर्स जो हैं वो इसमें भी होंगी, यानी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मसल्स की लेयर और लास्ट वाली जो है ये सीरोसा में भी यहाँ पर यही लेयर्स होंगी। नेक्स्ट जो है ये हम लिवर एज ए ग्लैंड और पेंक्रियाज एज ए ग्लैंड इसको डिस्कस करेंगे।